देखे थे चैनल CNBC आवाज ने आज 7 साल पूरे कर लिए हैं। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा, ये सुनकर शायद दूसरे लोग हैरत में पड़ेंगे, लेकिन आप नहीं, क्योंकि ये आपके ही मिजाज को बताता है। आवाज ने 7 वर्षों के अपने सफर में ये जान लिया है कि आप यानी आवाज के दर्शक बहुत ही इंटेलिजेंट और स्मार्ट हैं, मौके को पहचानते हैं और जिंदगी के फैसले समझदारी से करते हैं, और यही आपको दूसरों से आगे रखता है और अलग बनाता है। आज से हमारी टैगलाइन भी यही है, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा। नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। योर मनी में आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर, और इसे करने के लिए हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के CEO हेमंत रुस्तगी। हेमंत, स्वागत है शो में आपका। शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। भास्कर मौलुक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। भास्कर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? मैं LIC का 4 प्लान में किए थे। हेलो। हाँ, अपना सवाल पूछिए, आपकी आवाज आ रही है भास्कर। मैं LIC का 4 पॉलिसी, जीवन साथी, सुरक्षा और जीवन तरंग एंड जीवन सरल हम किए थे। अच्छा। अभी चालू है और अगला 2 साल में हम आर्मी से पेंशन जाने वाले हैं। अच्छा। और लगभग 30 लाख रुपया हमको मिल होगा। अच्छा। अनुमानित महीने का अनुमानित रुपया है। यहाँ भास्कर की आवाज ढंग से हम तक नहीं पहुंच पा रही है। इनकी उम्र है 48 साल हेमंत, और 2 साल में रिटायर हो रहे हैं। रिटायरमेंट में उनको 30 लाख रुपए मिलेंगे। इनका पोर्टफोलियो अगर देखें तो उन्होंने कुछ म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश किया है। IDFC प्रीमियर इक्विटी में है इनका निवेश, साथ ही HDFC इक्विटी फंड में 1000 रुपए हर महीने निवेश कर रहे हैं। रिलायंस बैंकिंग फंड भी इनके पास है, HDFC का गोल्ड फंड है, रिलायंस फार्मा फंड है, और DSP ब्लैक रॉक का स्मॉल एंड मिड कैप फंड भी इनके पास है। इसके अलावा उन्होंने कुछ लमसम इन्वेस्टमेंट भी किया है रिलायंस MIP में, रिलायंस बैलेंस फंड में और HDFC प्रूडेंस में। इनके जो गोल हैं, ये चाहते हैं कि जब 2 साल के बाद रिटायर हों तो इनको हर महीने 40,000 रुपए मिले इनके अपने खर्चे पूरे करने के लिए। साथ ही इनकी 2 बेटियां हैं, दोनों की पढ़ाई के लिए करीब 10 लाख रुपए इनको अगले 2 साल में चाहिए होंगे। तीसरा गोल है इनका, अपनी दोनों बेटियों की शादी के लिए करीब 30 लाख रुपए अगले 7 साल में इनको चाहिए। पूरा पोर्टफोलियो कैसा लगता है? प्लानिंग में कहां पर ये थोड़ा चूक गए हैं? स्वाति, ये कहूंगा कि अगर आप इन्होंने जैसे इंश्योरेंस की बताया, इनके पास 4 पॉलिसीज हैं, उसमें 2 एन्युटी प्लान है, एक एंडोमेंट प्लान है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मैं कहूंगा कि जहां तक इंश्योरेंस का सवाल है, इन चारों को भी अगर मैं मिलाऊं तो मुझे नहीं लगता इनका जो इंश्योरेंस कवर जितना होना चाहिए वहां पे होगा, क्योंकि ये आर्मी में है तो शायद डेफिनेटली इनके पास जब तक वो सर्विस में उनके पास इंश्योरेंस है, लेकिन 2 साल में जैसे वो पेंशन लेंगे, रिटायर होंगे, तो उसके बाद उनको अगर वो कवर नहीं मिलेगा तो मुझे लगता है अभी से भास्कर आपको सोचना चाहिए उसके बारे में। ये जो एन्युटी प्लान है 2, जीवन तरंग और जीवन सुरक्षा, वो डेफिनेटली आप दोनों को रख सकते हैं, लेकिन जो बाकी जीवन सरल है या जीवन साथी है, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। तो आई थिंक उसको जरा रीअसेस कीजिए और देखिए कि उनकी जरूरत आपको है कि नहीं। तो आई थिंक इस तरह से आप अपना रिस्क कवर अपना देख लीजिए। और दूसरा, जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, आई थिंक अभी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है 6500 आपकी SIP से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपके गोल्स को देखूं, आपका 2 साल के बाद आपको 10 लाख रुपए चाहिए अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए, वो एक्चुअली कोइंसाइड करेगा आपकी रिटायरमेंट से। 2 साल में इतना बड़ा कॉर्पस बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 6500 की, उससे कॉर्पस वो बनेगा नहीं। तो मुझे लगता है ये आपका जो 30 लाख का जो कॉर्पस मिलेगा, वहां से आपको जो आपकी जरूरत है उसका करीब 70 या 80% आपको वहां से निकालना पड़ेगा। और क्योंकि जो हायर एजुकेशन के लिए है, तो हायर एजुकेशन 1 साल में नहीं, ऑब्वियसली 3 या 5 साल में होगी, डिपेंडिंग ऑन किस तरह की एजुकेशन आप उनको देना चाहते हैं। तो ये जो पैसा है आप
म्यूचुअल फंड के जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, जो आपको 1 या 2 साल में लगेगा पैसा, उसमें डालिए। उससे थोड़ा लंबा समय के लिए अगर जरूरत पड़ेगी तो आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में डालिए। यहाँ पे एक तो आपको रिटर्न जो है वो ट्रेडिशनल ऑप्शन से ज्यादा मिलेगी, तो उसकी रिटर्न भी जो है वो टैक्स एफिशिएंट है। तो आई थिंक इस तरह से आप अपना जो एजुकेशन का जो गोल है वो पूरा कर सकते हैं। जहां तक शादी के गोल का सवाल है, करीब आपको 30 लाख रुपए चाहिए 7 साल में। उसके लिए 2-3 चीजें करनी है आपको। एक तो जो 6500 का जो आपका एसआईपी चल रहा है उसको कंटिन्यू करने दीजिए अगले 7 साल तक। वो हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट के बाद वो कैसे होगा, ये आपको डेफिनेटली कंटिन्यू करना है। और आपकी जो लमसम इन्वेस्टमेंट आपने 3 फंड में किया है, एक रिलायंस एमआईपी में है, रिलायंस बैलेंस में है और एक एचडीएफसी प्रूडेंस में है। आई थिंक स्वाति उनको तीनों को मुझे लगता है एक फंड में ले लेना चाहिए। थोड़े थोड़े अमाउंट को जाके कुछ फायदा नहीं। आप 25,000 रुपए एमआईपी में लगा रहे हैं, किसी 25,000 किसी फंड में लगा रहे हैं। इन तीनों फंड में देखें और 7 साल की हम बात करें, मुझे लगता है ये जो कॉर्पस जो बना रहे हैं इसको ईयर मार्क करें अपनी बेटी की शादी के लिए, बेटियों की शादी के लिए। तो आई थिंक एक ही फंड रखें। एचडीएफसी प्रूडेंस से काफी अच्छा क्वालिटी बैलेंस फंड है। 3 फंड रखने का मुझे लगता नहीं औचित्य है उसके अंदर। तो आई थिंक ये चेंज होगा। अगर ये एसआईपी कंटिन्यू करे अगले 7 साल तक 6,500 की, तो करीब 13 या 13.5 लाख का कॉर्पस उनको बनेगा। और ये लमसम अगर हम 12% के हिसाब से माने कि ये ग्रो करेगा तो वो 3 से 3.5 लाख बनेगा। तो कुल मिला के करीब 17 लाख रुपए का कॉर्पस इनके पास बनेगा। यहाँ पे एक शॉर्टफॉल रहेगा 13 लाख का। तो भास्कर बहुत जरूरी है, या तो आपको अपना टारगेट को रिवाइज करना पड़ेगा, या डिपेंड करता है। अभी जैसे हम आपकी रिक्वायरमेंट की बात करेंगे पहले, आपने कहा कि आपको 40,000 रुपीज की जरूरत है मंथली एक्सपेंसेस के लिए। देखिए जैसा मैंने कहा 6 या 7 लाख अगर आपने बेटियों की एजुकेशन के लिए निकाला तो करीब 24 लाख इनके पास बाकी बचता है। जी। अगर खाली इसी कॉर्पस से ये इनकम जनरेट होनी है तो आपको करीब 20% का रिटर्न चाहिए, जो मिलना बहुत ही मुश्किल है। और इक्विटी जैसी एसेट क्लास भी आपको कंसिस्टेंटली वो नहीं दे सकती है। और आई थिंक कोई सेंस नहीं बनती कि आप पूरा पैसा रिटायरमेंट का खाली एक एसेट क्लास इक्विटी में लगाएं यहाँ पे। तो भास्कर बहुत जरूरी है ये देखना कि आपको जो पेंशन मिलेगी वो आपकी रिक्वायरमेंट्स को कितने हद तक पूरा करती है। अगर मान लीजिए इनको 20,000 के करीब पेंशन मिलती है तो तब इनको सिर्फ 20,000 रुपए यहाँ पे जनरेट करने हैं। तो उसमें वो शायद 10% के हिसाब से फिर भी कोशिश की जा सकती है। 10% भी पेंशन के हिसाब से आई थिंक थोड़ा जनरेट करना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। तो आई थिंक एक चीज और देख सकते हैं आप, 48 है, 50 ईयर में आप रिटायर हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखें अपने लिए अगले 10 साल तक, तो आई थिंक उससे काफी हद तक इनकी जो भी दुविधा है इस समय पे, या किस तरह से इनको कॉर्पस क्रिएट करना है, वो काफी हल हो जाएगी। क्योंकि आपको पेंशन मिलेगी, अगर आप कुछ दूसरी जॉब करते हैं तो उन दोनों से आपके मंथली एक्सपेंसेस पूरे हो जाते हैं। तो आई थिंक जो बाकी गोल्स हैं इनके वो पूरे हो जाएंगे। इनकी इन्वेस्टमेंट में स्वाति उन्होंने 6,500 में 2 सेक्टर फंड है, एक बैंकिंग और फार्मा। भास्कर मेरा ये आपको मशवरा रहेगा कि आप जब एक छोटे छोटे अमाउंट से कॉर्पस बनाने की कोशिश करते हैं तो ये जो सेक्टर फंड है बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं कभी कभी हमको, कि लगता है काफी अच्छी रिटर्न मिलेगी, उनसे थोड़ा दूर रहिए। इन दोनों में जो आप 1,500 रुपए लगा रहे हैं उसको आप एचडीएफसी इक्विटी में ऐड कर दीजिए। बाकी फंड्स आपके सही हैं। आई थिंक ये एसआईपी को कंटिन्यू कीजिए, काफी हद तक आप अपने टारगेट के नजदीक पहुंचेंगे। लेकिन मैंने कहा कि ये है कि अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपकी मंथली रिक्वायरमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें अपना सवाल और कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल कीजिए mi@moneycontrol.com पर। आप चाहे तो अपना सवाल हमें फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। बस अपने फेसबुक अकाउंट के सर्च बॉक्स में जाकर आपको टाइप करना है योर मनी। आप योर मनी के पेज पर पहुंच जाएंगे, वहां पर आप अपना सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपसे योर मनी का कोई भी एपिसोड छूट गया हो तो उसे भी आप फेसबुक पर अब देख सकते हैं। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर और हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। अगला सवाल लेते हैं। राहुल नोएडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। राहुल, कहाँ अटक करें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में आप? स्वाति, मैं राहुल बोल रहा था जी, नोएडा से। एक्चुअली मेरी एनुअल इनकम है 5 लाख रुपए। अच्छा। ओके। एंड मैंने एक LIC का जीवन आनंद ले रखा है जिसकी मैं 11,907 रुपए प्रीमियम देता हूँ पर ईयर, और उसका 10 लाख का मुझे इंश्योरेंस मिल रखा है। अच्छा। ओके।
और मेरा जो एम्प्लॉयर है उसने भी मुझे टर्म इंश्योरेंस दे रखा है 16 लाख का, और हेल्थ इंश्योरेंस है 4.5 लाख का। ओके, तो मेरी कुछ ऐसी प्लानिंग थी कि मुझे 3 साल बाद 3 लाख रुपए चाहिए था एक कार परचेज करने के लिए। जी जी। आफ्टर 15 इयर्स मुझे 30 लाख रुपीज चाहिए थे चिल्ड्रंस की एजुकेशन के लिए। 25 साल के बाद आपको 50 लाख और 35 साल के बाद 50 लाख की और जरूरत होगी, राइट? हाँ जी, तो एक्चुअली मैं ये भी चाह रहा था कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस और चाहिए या ये एनफ रहेगा मेरे लिए। और आप हर महीने 15,000 रुपए बचा सकते हैं फिलहाल? हाँ जी। ओके, कैसे गाइड करेंगे आप राहुल को? 15,000 रुपए हर महीने बचा सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ भी शुरू नहीं किया इन्होंने। आई थिंक अगर हम इंश्योरेंस की यहाँ पे बात करें, हेल्थ कवर की उन्होंने बात की, आई थिंक 4.5 लाख का हेल्थ कवर इनके पास है। चाहूंगा कि करीब 2-3 लाख से इसको और बढ़ा लीजिए, आई थिंक बिल्कुल सही रहेगा। एक फैमिली फ्लोटर प्लान भी ले सकते हैं। एम्प्लॉयर ने दिया बराबर है, लेकिन मुझे लगता है अपना ले तो अच्छा रहता है हमेशा, क्योंकि अगर आप जॉब चेंज करें या नई जॉब में आपको अगर वो नहीं मिले तो फिर जैसे जैसे एज बढ़ेगी आपको प्रीमियम जो है बढ़ता जाता है। तो आई थिंक वो देख लीजिए। दूसरा, आपका जो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कवर है, वो अभी मुझे लगता है करीब ओवरऑल 50 लाख का होना चाहिए। 5 लाख के हिसाब से अगर मैं 10 गुना भी देखूं 10 टाइम्स, तो 50 लाख होना चाहिए। आई थिंक अभी जो आपकी दोनों मिला के जो एम्प्लॉयर ने दिया है और जो आपको जो जीवन आनंद से मिल रहा है उसमें पूरा नहीं है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको एक टर्म प्लान देखना चाहिए ताकि वो करीब पूरा 50 लाख का हो जाए। सबसे पहले आप ये दोनों चीजें पे ध्यान दीजिए। दूसरा, मैं राहुल कहूंगा कि एक इमरजेंसी फंड क्रिएट कीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं क्रिएट किया है तो, जो करीब 5 या 6 महीने की जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसके बराबर होना चाहिए। ये इमरजेंसी फंड हमेशा बहुत अच्छा रहता है। तो क्या कभी कुछ इमरजेंसी हो गई या कभी आपको कुछ पैसा चाहिए, तो आप जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो बिना उसको डिस्टर्ब किए अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो आप पूरा कर सकते हैं। तो आई थिंक ये देख लीजिए आप। अगर आपके गोल्स की बात करें तो आई थिंक एक गोल है आपका कार खरीदने का, वो 3 साल का है, वो शॉर्ट टर्म है। बाकी तीनों जो गोल्स हैं वो लॉन्ग टर्म के हैं, 15 साल, 25 साल और 35 साल। इतने लंबे समय के लिए राहुल जब इन्वेस्ट करते हो तो हमेशा ध्यान रखिए उन ऑप्शन में जाइए जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके, जिसमें इक्विटी सही ऑप्शन है। और उसके लिए, क्योंकि आप मंथली इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एसआईपी से इन्वेस्ट कीजिए। जहां तक इन गोल्स को अचीव करने का सवाल है, पहला आपने कहा 15 साल में आपको करीब 30 लाख रुपए यहाँ पे चाहिए आपको। तो अगर इसको आपको अचीव करने के लिए करीब 4,500 रुपीज आपको इन्वेस्ट करना होगा। दूसरा, आपका जो मैरिज के लिए था 25 साल में 50 लाख चाहिए आपको, उसके लिए करीब 1,600 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं। तीसरा आपका गोल है रिटायरमेंट का, 35 साल में 50 लाख। राहुल, मुझे लगता है 50 लाख की जो रकम आप बोल रहे हैं वो शायद आपके लिए पूरी नहीं पड़ेगी, इनफैक्ट काफी कम है। 35 साल में अगर आप इन्फ्लेशन को देखें तो मुझे लगता है आपकी जो रिक्वायरमेंट है इससे 6 या 7 गुना ज्यादा होगी। फॉर्चुनेटली आपके पास समय है 35 साल का, सिर्फ 3,500 रुपए आप इन्वेस्ट करें एसआईपी के द्वारा, तो आई थिंक ये टारगेट आप अचीव कर सकते हैं। तो इन तीनों को मिला के करीब 9,600 की आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है। अगर आपके कार की अगर जो आपका लक्ष्य है उसकी बात करें, 7,000 रुपीज की आप एसआईपी कीजिए अगले 3 साल तक। उसमें आप इक्विटी में मत जाइए, यहाँ पे एक एमआईपी वगैरह जो रहती है, जो बैलेंस फंड है, उसमें आप डालिए ताकि आप वो उस टारगेट को आप अचीव कर सकें। तो टोटल 16,600 की आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आप 15 कर सकते हैं वहां से शुरुआत कीजिए, जब भी पॉसिबल हो आगे रिटायरमेंट के लिए पैसा आप बढ़ा दीजिए। इस तरह से आप अपने टारगेट्स को पूरा कर पाएंगे। चलिए, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। आप बने रहिए और मनी के साथ। और मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारा फोकस है आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग पर, और हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। अगला सवाल लेते हैं। रमेश कुमार मैंगलोर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रमेश, नमस्कार, क्या सवाल है आपका? स्वाति जी नमस्कार, हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। सवाल था, मैंने आपको लिख के भेजा था। काफी लंबा चौड़ा सवाल है आपका, काफी ढंग से आपने प्लानिंग की है। मैं इसके लिए पहले तो आपको बधाई दे दूं कि आपने बहुत ही अच्छे से प्लानिंग की है, काफी निवेश किया है और काफी अच्छे से समझा के मेल लिखा है हमें। तो सीधे आपके हम जवाब पर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास डिटेल पोर्टफोलियो है आपका। हेमंत, पूरे पोर्टफोलियो में प्लानिंग बहुत अच्छे से की है, गोल भी बहुत क्लियर है, लेकिन कहाँ पे कुछ बदलाव करने की जरूरत है? आई थिंक स्वाति, ये कहना चाहूंगा रमेश जी आपको कि आपने जो पहले अगर रिस्क की बात करें तो जो भी आपका जो हेल्थ
इंश्योरेंस कवर है और जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है बिल्कुल एडिक्वेट है। आई थिंक जो आपके इनकम लेवल के हिसाब से होना चाहिए और आपकी जो फैमिली के हिसाब से होना चाहिए, आई थिंक आपने काफी अच्छे से उसको ऑर्गेनाइज किया है। वो एक काफी अच्छा आपने काम किया है यहाँ पे। और उसके अलावा जो आपके पास ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं और जो यूलिप्स हैं, आई थिंक उसको थोड़ा आप असेस कीजिए कि वाकई में उनकी आपको जरूरत है या किस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसको लिया है। क्योंकि अगर आपका रिस्क कवर पूरा है और हेल्थ कवर भी आपका पूरा, तो ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी स्पेशली ट्रेडिशनल पॉलिसीज में मुझे लगता नहीं कोई बहुत ज्यादा सेंस है। तो उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। अगर आप साथ में आपने एक एनएससी और उसमें आई थिंक किसान रिकॉर्ड पत्र में भी इन्वेस्ट किया है। आई थिंक एनएससी अगर आपने टैक्स के लिए किया तो अलग बात है, बट अगर केवीपी वगैरह जो ऑप्शंस हैं वो आपके पोर्टफोलियो से मुझे लगता है मेल नहीं खाते और थोड़ा थोड़ा अमाउंट है। कोशिश कीजिए कि बहुत ज्यादा चीजों में आप अपना पैसा ना लगाएं, क्योंकि उसको मॉनिटरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर हम और एक अच्छी आपने चीज की कि जो थोड़ा एसआईपी आपने इन्वेस्ट करना शुरू किया 1 साल से, बिल्कुल सही तरीका है। स्पेशली आप जब आप अपना कॉर्पस बनाना चाहते हैं, आपके 3 गोल हैं यहाँ पे। 11 साल में आपको 40 लाख रुपए चाहिए बेसिकली एजुकेशन के हिसाब से, तो वहां पे करीब आप अगर इक्विटी फंड में 15,000 रुपए हर महीने लगाएं तो आपका वो टारगेट पूरा हो सकता है। 15 साल में फिर आपको मैरिज के लिए 20 लाख रुपए चाहिए, जिसके लिए आपको करीब 3,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे मैं मान के चल रहा हूँ 12 से 13% का रिटर्न। और आपकी रिटायरमेंट के लिए आपने बोला 18 साल में आपको 2 करोड़ चाहिए। उसको बेसिकली मुझे लगता है अगर आप यही टारगेट रखें तो करीब 19,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। बट क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है 2 करोड़ आपकी जो जिस हिसाब से आपकी इनकम होने वाली है उस समय पे, उसको अगर आप मेंटेन करना चाहेंगे तो शायद पूरा नहीं होगा। 3.5 से 4 करोड़ का आपको कॉर्पस बनाना चाहिए। उसके लिए करीब आपको 40,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आपका जहां तक घर का जो गोल है उसके लिए आपने बिल्कुल सही किया है कि आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है 40,000 रुपए हर महीना डाउन पेमेंट के लिए। लेकिन जो ऑप्शन आपने चुनी है रेकरिंग डिपॉजिट, वो शायद बिल्कुल ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल ऑप्शंस है, आपको मालूम है टैक्स एफिशिएंट नहीं है। तो उसमें जो भी इनकम तो रिटर्न कम है और टैक्स लग जाता है वहां पे। तो आप यहाँ पे अगर चाहें तो जो म्यूचुअल फंड की अल्ट्रा शॉर्ट टर्म या जो शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड स्पेशली उनको आप देखिए तो आई थिंक रिटर्न थोड़ा बेहतर मिलेगा और रिटर्न भी थोड़े टैक्स एफिशिएंट है। तो यहाँ इस तरीके से अपने गोल्स को पूरा कर पाएंगे। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करीब 2.5 लाख रुपए स्टॉक्स में भी किया है। देखिए आपकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी है, ये मैं डेफिनेटली कहूंगा। लेकिन जनरली मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल सही है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा 2.5 लाख रुपए इक्विटी में लगाएंगे वो ओवरऑल पोर्टफोलियो में कोई ज्यादा अहमियत देता नहीं है। और जितनी ऑप्शंस आप बनाएंगे अपने लिए उतना ही आपको मॉनिटरिंग करने में थोड़ा मुश्किल होगा। अगर आप इसीलिए म्यूचुअल फंड रूट लें, अच्छे इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा जहां पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई है कुछ ऑप्शंस में, उनको थोड़ा सा आप समेटिए, कोशिश कीजिए थोड़ा कम हो, ताकि आप पोर्टफोलियो को सही तरीके से मॉनिटर कर सकें। इंश्योरेंस इनका सफिशिएंट है? बिल्कुल सफिशिएंट है। दोनों हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कवर दोनों ही सफिशिएंट है उनके। रमेश जी, कोई और डाउट है आपके मन में अपनी प्लानिंग को लेकर? 2 सवाल है मैडम। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में कौन सा फंड चुनूं? जो में कर दिया उसको मैं क्लोज करके उसमें चला जाऊंगा। और दूसरा, ये जो ट्रेडिशनल प्लान है मैंने बहुत शुरू में लिया था, जिस वक्त आपका मैं सीएनबी से आवाज नहीं सुनता था, मैं उसको क्लोज करने के लिए सोच रहा हूँ। अच्छा, बेहतर होगा कि मैं इसको क्लोज कर दूं सारे को। हाँ, वो देख लीजिए, उनकी सरेंडर वैल्यू देख लीजिए, और जैसा मैंने कहा एक बार थोड़ा रीअसेस कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम काफी सारी इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, थोड़ा उसको रीअसेस कीजिए, देखिए कौन सी रखने की जरूरत है। पर जैसा मैंने कहा आपके पोर्टफोलियो के हिसाब से उसकी ज्यादा रेलेवेंस है नहीं। जहां तक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड का सवाल है, आप यहाँ पे कोटक फ्लोटर फंड देख सकते हैं, या टाटा का फ्लोटर देख सकते हैं, या एचडीएफसी कैश मैनेजमेंट। इन 2-3 फंड है, इनमें से एक फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए। डेली डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लीजिए, ताकि वो टैक्स एफिशिएंट रहे आपके लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही, लेकिन अगर आप भी हमसे सवाल पूछना चाहते हैं म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ, तो हमें अपना सवाल और अपना कॉन्टैक्ट नंबर ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप चाहे तो अपना सवाल में फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। बस अपने फेसबुक अकाउंट सर्च बॉक्स में जाकर आपको टाइप करना है योर मनी। आप योर मनी के पेज पर पहुंच जाएंगे, वहां पर आप अपना सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं। और अगर आपसे योर मनी का कोई भी एपिसोड छूट गया है तो उसे भी आप फेसबुक पर देख सकते हैं।